Hey guys, so today we will discuss about regressive expectation model. But before we start our discussion, सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारा ये जो रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन मॉडल है या फिर जो हम लोग ऑब्वियसली जानते ही हैं कि इसके बाद टॉबिन्स पोर्टफोलियो अप्रोच एंड बॉमल टॉबिन कैश मैनेजमेंट अप्रोच, ये सारे जो हम लोग पढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों का आने का रीज़न क्या है। एक्चुअली सेमेस्टर 2 में हम सब ने पढ़ा था कि केन्स ने हमें क्या कहा था कि जो डिमांड फॉर मनी है वो एक्चुअली 3 तरीके का होता है। एक है ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, दूसरा है प्रिकॉशनरी एंड तीसरा है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। सो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी को उन्होंने इंटरेस्ट रेट का फंक्शन नहीं बताया था। अगर हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग को याद है कि हमारे इक्वेशन क्या था, MD = KPY, यानी कि हमारे जो मनी डिमांड फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इनकम का फंक्शन होता है, ठीक है। यानी कि या फिर M/P = K/Y, यानी कि रियल मनी जो है वो हमारा फंक्शन होता है इनकम का। और उसके साथ साथ हमने ये भी सीखा था कि केन्स ने हमें बताया था कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है वो हमारा इंटरेस्ट रेट का फंक्शन होता है। इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर हमें याद होगा तो। अब उसी चीज़ को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली केन्स ने जो ये कंसेप्ट दिया था, ऑब्वियसली ये क्लासिकल का जो कंसेप्ट था उससे 1 स्टेप फर्दर उन्होंने एक बहुत ही क्लियर कंसेप्ट प्रोवाइड किया था इकोनॉमी को। बट फिर भी उनके इस कंसेप्ट में थोड़े लिमिटेशंस थे, और वो लिमिटेशंस क्या थे। केन्स ऐसा मानते थे कि एक नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है मार्केट का, ठीक है, एंड अबव दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट और बिलो दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मेरा एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इस नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट के अबव या बिलो रहेगा, तो जो इंडिविजुअल है या फिर जो इन्वेस्टर्स है वो अपना 100% वेल्थ, 100% वेल्थ इधर बॉन्ड में या फिर मनी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सो केन्स का जो ये कंसेप्ट था ये थोड़ा अनरियलिस्टिक था कि ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल ना कि मतलब अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अगर मेरा हायर देन नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मेरा प्राइस ऑफ बॉन्ड ऑब्वियसली लो होगा। तो 100% वेल्थ जो है एक इंडिविजुअल जो है वो पूरा अपना वेल्थ जो है वो बॉन्ड में ही लगा देगा और मनी में नहीं। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बिलो होगा तो वो पूरा 100% वेल्थ जो है वो प्रेफर करेगा कि वो एज अ मनी अपने पास रखें एज अ लिक्विड। सो ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है, बिकॉज in general life or in our daily life we prefer to hold both type of assets like money and bond। दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग अपने पास रखना चाहते हैं। या ऑब्वियसली इट इज़ पॉसिबल कि हम 70% बॉन्ड रखें एंड 30% मनी, या फिर हम 70% मनी रखें या 30% बॉन्ड, ठीक है। सो केन्स का जो ये लिमिटेशन था, इसीलिए इस कारण ही, और इनका जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी था जो कि इन्होंने इंटरेस्ट रेट का फंक्शन नहीं बताया था, इस चीज़ को भी प्रूव करने के लिए टॉबिन्स, बॉमल, ये सारे अपने अपने अप्रोच लाए कि नहीं, हम मतलब उनके मॉडल से हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है वो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन होगा, और उसके साथ साथ जो इंडिविजुअल्स का जो पोर्टफोलियो होता है वो हमेशा प्रेफर करते हैं कि वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड एंड मनी अपने पास रखें, नाइदर कि वो 100% वेल्थ या फिर 100% बॉन्ड या फिर 100% मनी एज अ वेल्थ कंसिडर करें, ठीक है। सो उन सब के पहले केन्स का जो रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन मॉडल है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने यही कंसेप्ट बताया कि कैसे हम लोग 100% अपना जो वेल्थ है उसको या फिर बॉन्ड में या फिर मनी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं जब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फ्लक्चुएट करता है। सो हम जानते हैं केन्स के अकॉर्डिंग जो हम लोग यहाँ पे एसेट्स सिर्फ 2 ही तरह के एसेट्स पकड़ रहे हैं। एक है हमारा मनी जो कि नॉन रिस्की एसेट्स है, एंड दूसरा है हमारा बॉन्ड जो कि रिस्की एसेट्स है। बट ये रिस्की एसेट्स है हमारे अकॉर्डिंग, नॉट टू केन्स। केन्स ने इस चीज़ को कंसिडर ही नहीं किया था। मतलब जो रीज़न है कि वो ऐसा कह रहे हैं कि या फिर हम मनी में अपना 100% वेल्थ कंसिडर करेंगे या फिर बॉन्ड में। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अकॉर्डिंग टू केन्स बॉन्ड इज़ नॉट अ रिस्की एसेट। सो इसी कारण केन्स को ज़रा सा भी हेजिटेशन नहीं हुआ कि वो ये कहे कि 100% वेल्थ जो है वो हम बॉन्ड में भी रख सकते हैं। पीपल अपने 100% वेल्थ को भी बॉन्ड में रख सकते हैं, बट वी नो कि बॉन्ड इज़ अ रिस्की एसेट, क्योंकि हमको भी नहीं पता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में कब फ्लक्चुएट कर जाए, ठीक है।
सो ये कारण था कि क्यों केन्स जो है वो 100 मतलब ऐसा कहते थे कि हम 100% वेल्थ जो है वो बॉन्ड और मनी में रखेंगे, ठीक है। सो अब फर्दर आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मनी से हमको क्या, ऑब्वियसली मनी से हमको जो नेट रिटर्न है वो हमको ज़ीरो मिलता है, कोई रिटर्न नहीं मिलता। बॉन्ड, उसके साथ साथ जो बॉन्ड है मेरा, उससे मेरे को एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है। और वो एक्सपेक्टेड रिटर्न वो किस फॉर्म में होता है, वो दो तरीके के फॉर्म में होता है। एक हमारा बॉन्ड यील्ड होता है, दूसरा होता है कैपिटल गेन। बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि जो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड पर जो मेरे को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है उसी को हम लोग बॉन्ड यील्ड कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर सपोज करो मेरे को मैंने एक बॉन्ड खरीदा और अगर उसमें मेरे को कहा जा रहा है कि आपको 7% रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो 7% रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि मेरे को एट 100 रुपीज़ अगर मैं अपना जो मेरा बॉन्ड का प्राइस है अगर वो 100 रुपीज़ है, तो पर 100 रुपीज़ में मेरे को 7 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा। 7%, 7/100 ऑब्वियसली। तो ये जो 7 है यही मेरा यील्ड है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग यील्ड कहते हैं, यानी कि मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो मेरे को रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है उसी को वही हमारा बॉन्ड यील्ड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है, अगर मैंने सपोज करो 2020 में एक बॉन्ड खरीदा है और 2022 में उस बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर मैंने 100 रुपीज़ में ख़रीदा है तो अब वही 100 रुपीज़ का जो बॉन्ड है 2022 में अब वो 200 रुपीज़ में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो जो मेरे पास जो बॉन्ड है जिसका वैल्यू फ़िलहाल मैं 100 रुपीज़ में ख़रीदा था और जो अभी 200 रुपीज़ में मिल रहा है, यानी कि मेरे को कुछ कैपिटल गेन हुआ, ठीक है। यानी कि अदर देन रेट ऑफ रिटर्न मेरे को यहाँ से भी एक गेन यहाँ से भी एक एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन मिल सकता है, ठीक है ना। और वो कैपिटल गेन हमारा क्या होता है, किसका डिफरेंस हो, जिसको हम जी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ बॉन्ड, ऑब्वियसली मैं भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना कि अगर आज मैंने 2020 में अगर 100 रुपीज़ में बॉन्ड खरीदा है तो हो सकता है 2022 में इसी बॉन्ड का प्राइस मोर देन 100 हो जाए, मे बी 200, मे बी 150, मे बी 300, कुछ भी हो सकता है। तो ये मेरा एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ बॉन्ड यानी कि 2022 का प्राइस माइनस 2020 यानी कि पीबी, जो जिस प्राइस में मैंने बॉन्ड को ख़रीदा है उनका डिफरेंस मेरा कैपिटल गेन होगा, ठीक है। बट ये कैपिटल गेन मेरा एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन होगा, क्यों, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा प्राइस ऑफ बॉन्ड जो है वो फ्यूचर में इंक्रीज़ हो जाएगा और ऑब्वियसली वो डिक्रीज़ भी हो सकते हैं, सिर्फ इंक्रीज़ होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, एक्सपेक्टेड परसेंटेज कैपिटल गेन, तो ऑब्वियसली फिर टोटल प्राइस ऑफ बॉन्ड से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो एक्सपेक्टेड परसेंटेज कैपिटल गेन मेरे को मिल गया, ठीक है। ओके, सो नाउ ये मेरा एक एक्सपेक्टेड परसेंटेज कैपिटल गेन का फॉर्मूला हुआ, जी इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस पी बी बाई पी बी, ठीक है। अब पी बी हम लोग जानते हैं वाई बाई आर होता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी, तो पी बी इधर गया है तो वाई बाई आर हो जाएगा। और एक्सपेक्टेड पी बी इक्वल्स टू वाई बाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑब्वियसली अगर मेरा एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि मेरा प्राइस ऑफ बॉन्ड फ्यूचर में कितना होगा तो वो मेरा डिपेंड करेगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बिकॉज रेट ऑफ रिटर्न तो मेरे को सेम मिल रहा है। मैंने कंडीशन क्या रखा कि मेरा यही बॉन्ड का प्राइस जो है वो बस इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि सेम बॉन्ड सेम रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है मेरे को, बस इसका प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा टू कैपिटल, जिससे मेरे को कैपिटल गेन हो, ठीक है। ठीक है, तो अब ये जो पी वी एन एक्सपेक्टेड प्राइस भी का फॉर्मूला है इसको हम लोग बैठा सकते हैं इधर। सो ऑब्वियसली फिर मेरे को जी का एक वैल्यू मिलेगा और टोटल परसेंटेज रिटर्न ऑन बॉन्ड, टोटल परसेंटेज रिटर्न ऑन बॉन्ड वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो कि ई से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। टोटल परसेंटेज रिटर्न ऑन बॉन्ड जो है वो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिटर्न या फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो मेरे को मिल रहा है बॉन्ड से, और कैपिटल गेन, ठीक है, इन दोनों का सम होगा ऑब्वियसली टोटल परसेंटेज रिटर्न ऑन बॉन्ड। कैपिटल गेन हम लोग जानते हैं वो ये है, तो मैंने ये बैठा दिया, और आर तो आर ही रहेगा ऑब्वियसली। तो मेरा जो टोटल परसेंटेज रिटर्न ऑन बॉन्ड है वो मेरा कितना हो गया, आर प्लस आर बाई आर ई माइनस 1। बाई फार्मूला से हम लोग बता सकते हैं कि हमारा जो टोटल परसेंटेज रिटर्न है वो किस चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो नाउ रिटर्न फ्रॉम मनी मेरे को कितना मिल रहा है, m इक्वल्स टू 0, ठीक है।
एंड रिटर्न फ्रॉम बॉन्ड मेरे को कितना मिल रहा है, बी इक्वल्स टू ई, जो ई का फॉर्मूला अभी अभी हमने डिराइव किया है, ठीक है। तो अब अगर इन दोनों को हम लोग इक्वेट करें, ठीक है, जैसे कि मतलब अगर हमको ये कंडीशन पता चले कि जो इंडिविजुअल है या फिर जो इन्वेस्टर लोग हैं वो इनडिफरेंट कब होते हैं, कि वो बॉन्ड भी होल्ड कर सकते हैं या फिर मनी भी, अगर उस चीज़ को हमको देखना है तो उसके लिए हमको इसको इक्वेट करना पड़ेगा। और इक्वेट करने के बाद मेरे को आर का एक ऐसा वैल्यू मिलेगा जो ये एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू जो है वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फंक्शन है, ठीक है। और इसी एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम आर सी से डिनोट करते हैं, यानी कि क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ आर फॉर विच रिटर्न फ्रॉम बॉन्ड इज ज़ीरो, या फिर नेट रिटर्न फ्रॉम बॉन्ड इज ज़ीरो, ठीक है। तो यानी कि इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मेरे जो नेट रिटर्न है बॉन्ड से वो भी ज़ीरो है, एंड रिटर्न फ्रॉम मनी तो एज ऑलवेज ज़ीरो है। तो यानी कि इस सिचुएशन में अगर मेरा आर का ये वैल्यू है तो इस सिचुएशन में एक इंडिविजुअल जो है वो इनडिफरेंट हो जाता है इधर होल्डिंग मनी और बॉन्ड, ठीक है। सो इस चीज़ को हम ग्राफिकली दिखा सकते हैं, और वो कैसे दिखाएंगे, रेट ऑफ रिटर्न, अगर मेरा ये ग्राफ है तो ऑब्वियसली ये जो एकदम हॉराइजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये ऐसा सिचुएशन डिनोट कर रहा है जहाँ पे वी आर इनडिफरेंट, यानी कि यहाँ पे एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल है, वी आर इनडिफरेंट बिटवीन होल्डिंग मनी एंड बॉन्ड, ठीक है। एंड अगर ये क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट के अबव जाता है मेरा एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इस समय हम बॉन्ड होल्ड करेंगे, यानी कि अपना 100% वेल्थ, नॉट अ पार्ट बट 100% वेल्थ जो है हम ट्रांसफ़र कर देंगे बॉन्ड होल्डिंग में, ठीक है। बिकॉज आर इज़ ग्रेटर देन आर सी, यानी कि हमारा जो ई है यहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया, यानी कि पॉजिटिव हो गया, तो मेरे को रिटर्न फ्रॉम बॉन्ड जो है वो मेरे को पॉजिटिव मिल रहा है, तो इसीलिए मैं अपना पूरा जितना भी वेल्थ है उसको चेंज कर दूंगा या फिर कन्वर्ट कर दूंगा बॉन्ड पर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हम मनी में चेंज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी कम है, यानी कि यहाँ पे ई का वैल्यू जो है वो लेस देन है, यानी कि नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली हम बॉन्ड में नहीं जाएंगे। तो ठीक है, अब तक केन्स ने इस चीज़ को क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से इस तरह समझाया। अब केन्स फर्दर इस चीज़ को कहते हैं कि अगर मेरा जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर वो मेरा फंक्शन हो जाता है एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है, अगर मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन हो जा रहा है, यानी कि मेरा एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में जो प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वैसे ही हो रहा है, वैसे ही चेंज हो रहा है, ठीक है। तो क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन था वो अभी एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट के फंक्शन से रिप्लेस हो गया, यानी कि अब क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन हो गया। सो इस समय अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं और जो देखते हैं तो ऑब्वियसली मेरा एफ डैश आर तो पॉजिटिव है एंड एफ आर भी पॉजिटिव है, यानी फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पॉजिटिव ही होना पड़ता है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एफ आर प्लस होल स्क्वायर भी है, यानी कि ये लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है बट लेस देन 1 है। सो व्हाट डज इट डिनोट, यानी कि जब मेरा एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा जब इंक्रीज होता है तो मेरा क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज होता है बट लेस देन द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड ऑब्वियसली सिमिलर थिंग, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगा तो क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेरा डिक्रीज होगा, यानी क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या, वो वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसके लिए मेरा बॉन्ड का जो नेट रिटर्न फ्रॉम बॉन्ड है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। तो वो भी ज़ीरो होगा, वो भी डिक्रीज होगा जब मेरा एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगा बट लेस देन द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ वो ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखो ये आर सी है एंड ये 45 डिग्री लाइन जो है ये मेरा एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे क्या है, आर सी मेरा क्या है, ग्रेटर देन आर है, यानी कि आर सी मेरा जब यहाँ पे ग्रेटर देन आर होगा तो यहाँ पे हम मनी होल्ड करेंगे, और यहाँ पे जब आर सी मेरा आर से लेस देन होगा, यानी कि आर सी जब मेरा आर से लेस देन होगा तो क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मेरा एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर लेस देन होगा तो हम बॉन्ड होल्डिंग करेंगे, ठीक है। सो
अब तक हमने क्या क्या सीख लिया कि मतलब हमने देखा कि कैसे केन्स ने ये चीज़ कहा कि हम लोग अपना वेल्थ को जो है वो 100% मनी और बॉन्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे जब मेरा एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट के अबव या बिलो होगा, ठीक है। ये चीज़ हमने देखा इंडिविजुअल्स डिमांड के लिए, यानी कि इंडिविजुअल्स के लिए क्या होता है, यानी एक इंडिविजुअल का जो पोर्टफोलियो है उसको हमने पढ़ा अभी तक, ठीक है। बट अब आते हैं एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी फंक्शन, यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो है यानी कि ओवरऑल इकोनॉमी में अगर हम पूरा सम करते हैं सारे ही इंडिविजुअल्स के चॉइसेस को, तब हमको क्या मिलता है। सो सेम एज स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो हमने पढ़ा था सेमेस्टर 2 में भी, वैसे ही यहाँ पे भी है कि RC मैक्स एंड RC मीन, ये दोनों एक वैल्यू हो गया कि मेरा क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक मैक्सिमम वैल्यू है एंड क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। सो जो क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट एक मिनिमम वैल्यू है वो अगर हमको याद होगा तो इसको हम लोग लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन भी कहते हैं, ठीक है। बट अब अगर यहाँ से RC मिनिमम से मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मेरा इंक्रीज़ करते जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा प्राइस ऑफ बॉन्ड रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, इन ड्यू टू इन्वर्स रिलेशनशिप। और इसीलिए धीरे धीरे जो जितने भी मनी होल्डर्स हैं वो अब धीरे धीरे बॉन्ड होल्डिंग की तरफ जा रहे हैं एंड एट RC मैक्स 100% पीपल विल ट्रांसफ़र देयर वेल्थ इनटू बॉन्ड, ठीक है। सिमिलरली RC मैक्स से जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करते जाएगा तो सब मनी की तरफ आ जाएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू केन्स। एंड तो इसके बीच में जो है ऑब्वियसली जो नॉर्मली जो पीपल का जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ऑब्वियसली सी बात है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा डिक्रीज़ करेगा तो पीपल वही सोचेंगे, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि ये फर्दर डिक्रीज़ कर सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ कि अभी जो है ये RC मिनिमम तक नहीं पहुंचा है। तो इसी कारण पीपल जो है वो मनी होल्डिंग में चल जाएंगे एंड वाइस वर्सा बॉन्ड होल्डिंग में। सो अब इसी चीज़ को कि कैसे जो हम लोग RC मिनिमम पर अपना जो वेल्थ है यानी कि टोटल वेल्थ जो है उसको 100% वेल्थ को जो है मनी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं एट RC मिनिमम यानी कि एट लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन एंड एट RC मैक्स बॉन्ड में, उस चीज़ को एग्रीगेट वेल्थ एंड द इंटरेस्ट रेट यानी कि इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन से हम लोग बताने के केन्स ने बताने की कोशिश की है कि एग्रीगेट वेल्थ एंड द इंटरेस्ट रेट से हम लोग इस चीज़ को कैसे बताएंगे। सो बेसिकली अब क्या होता है देखो, PB इक्वल्स टू Y/R, ठीक है। जब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ होता है तो मेरा प्राइस ऑफ बॉन्ड जो है वो मेरा इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो अब जब प्राइस ऑफ बॉन्ड इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो मेरा जब बॉन्ड का जो वैल्यू है वो भी बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। अगर मैंने एक 100 रुपीज़ में बॉन्ड ख़रीदा, अब अगर उसका वैल्यू ड्यू टू फॉल इन रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका वैल्यू जो है वो मेरे लिए अब 500 में चला गया, तो ऑब्वियसली अब मैं 100 रुपीज़ का बॉन्ड जो है वो 200 में नहीं बेचना चाहूँगा, मैं 500 में ही बेचूँगा। तो मेरा जो वेल्थ है वो मेरा वेल्थ जो है वेल्थ का जो वैल्यू है वो मेरा इंक्रीज़ हो गया, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए जो मेरा वेल्थ कर्व है वो मेरा W0 से W1 में शिफ्ट कर गया, राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मेरा वेल्थ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। एंड सिमिलर केस में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होगा तो प्राइस ऑफ बॉन्ड फॉल करेगा तो वेल्थ जो है वो मेरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। अब आते हैं एक केस में, जैसे कि यहाँ पे केस कह रहे हैं कि अगर मेरा एक नॉर्मल डिमांड फॉर मनी है, ये डिमांड फॉर मनी कर्व है, मनी सप्लाई है, इनिशियल स्टेज पे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम है एट E0 एट रेट ऑफ इंटरेस्ट R0। बट अब अगर मनी सप्लाई मेरा रिड्यूस होता है तो मनी सप्लाई रिड्यूस होने पर मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो इंक्रीज़ होगा ही, डेफिनेटली सी बात है। बट हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो हमको प्रीवियस या फिर इनिशियल डिमांड कर्व में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मनी सप्लाई जैसे ही मेरा डिक्रीज़ होता है या फिर फॉल होता है तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता है। एंड सिमिलर केस में अभी जैसे मैंने बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मेरा इंक्रीज़ होगा तो प्राइस ऑफ बॉन्ड क्या होगा? फॉल होगा। प्राइस ऑफ बॉन्ड फॉल होने के कारण क्या होगा? मेरा वेल्थ वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि मेरा वेल्थ कर्व जो है या फिर जो मनी डिमांडेड कर्व है वो मेरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। इस केस में हम लोग देख पा रहे हैं इस चीज़ को, देखो मनी सप्लाई M0 था तो मनी सप्लाई M0 के कारण इधर फिर वेल्थ जो है वो मेरा
डिक्रीज़ होके लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। और तो अब मेरा जो कॉम्बिनेशन है मनी सप्लाई डिक्रीज़ होने के कारण वो मेरा आर नॉट डैश पे नहीं बल्कि मेरे को R1 ग्रेटर देन आर नॉट बट लेस देन आर नॉट डैश, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले इनिशियली देखो, इनिशियली क्या हुआ, जब मेरा मनी सप्लाई सिर्फ रिड्यूस होता है और वेल्थ कर्व में कोई चेंज नहीं आता है तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ होता है, इतना आर नॉट से आर नॉट डैश में जाता है, ठीक है, आर नॉट से आर नॉट डैश में जाता है। बट क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, प्राइस ऑफ बॉन्ड डिक्रीज हो जाता है, तो मेरा बॉन्ड का जो यानी बॉन्ड का वैल्यू डिक्रीज हो जा रहा है यहाँ पे, तो वेल्थ वैल्यू मेरा डिक्रीज हो जा रहा है, इसीलिए वेल्थ कर्व मेरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है। और वेल्थ कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करने से मेरे को एक न्यू कॉम्बिनेशन मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट का एट R1 पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑब्वियसली R1 यहाँ पे R0 से ज़्यादा है बट लेस देन द इनिशियल इंक्रीज। तो इस तरह से हम वेल्थ और इंटरेस्ट रेट में एक कॉम्बिनेशन या फिर एक डिपेंडेंसी देख सकते हैं कि दोनों कैसे एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी के लिए यहाँ पे जितने भी चीज़ें बॉन्ड और मनी जो है वो सिर्फ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी चीज़ों के लिए हुआ। और ये कर्व को जो है ब्लैक लाइन से जो मैंने ब्लैक पेन से जो मैंने ड्रॉ किया है, ये जो है मेरा वो एग्रीगेट वेल्थ का जो कर्व है वो मेरे को ये चीज़ डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप ब्रैनसन बुक फॉलो कर रहे हो तो ब्रैनसन बुक में ये चीज़ बहुत ही अच्छे से पूरा दिया हुआ है, आप इस चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो। और यहाँ पर कंक्लूजन में हम लोग इस चीज़ को ये भी समझ पा रहे हैं कि हमारा जो मेन चीज़ है वो क्या है यहाँ पे, कि हमने क्या देखा कि केन्स जो है उन्होंने यही चीज़ बताया कि कैसे हम लोग 100% जो वेल्थ है उसको बॉन्ड या फिर मनी में ट्रांसफ़र करते हैं। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज़ अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, उन्होंने ये चीज़ नहीं कहा है, ठीक है। तो इसी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हम फ्यूचर में मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे बॉमल अपने कैश मैनेजमेंट वाले अप्रोच में और टॉबिन अपने पोर्टफोलियो अप्रोच में इन दोनों चीज़ों को बताते हैं, जो रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन मॉडल का जो लिमिटेशन है उसको उन लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कुछ भी समझ ना आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। थैंक यू।